स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम सोशियोलॉजी शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो आपकी क्लास 12th की जो सोशियोलॉजी की बुक है, ठीक है, इसमें हमने चैप्टर 1 जो है वो क्या है, वो सोसाइटी के बारे में, बस उसमें क्या है, फ्यू टर्म्स दिए गए हैं, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 2 से आपका जो है यहाँ पे सीबीएसई में आपके आता है, ठीक है। चैप्टर 1 बस आपके रिव्यू और पढ़ने के लिए है। तो इसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है भाई आपका, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। 2 बुक हैं आपकी सोशियोलॉजी की, आपको पता होना चाहिए इसमें। तो इसमें हम बात क्या करें बेटा, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे इंडियन सोसाइटी में। क्या होता है डेमोग्राफी, सबसे पहले इस शब्द का मतलब हम समझ लेते हैं। तो देखो, डेमोग्राफी 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक है डेमो और एक है ग्राफी, ठीक है। डेमो का मतलब क्या होता है बेटा, लोग होते हैं, पीपल होते हैं, जैसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमो का मतलब लोग, लोकतंत्र ना, लोग। क्रेसी मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के जो लोग के द्वारा सिस्टम चलाया जाता है, वो डेमोक्रेसी होता है। तो डेमो का मतलब पीपल होता है, और ग्राफी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टडी या किसी चीज को डिस्क्राइब करना। तो जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, पीपल की स्टडी या पीपल को डिस्क्राइब करते हैं, पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। तो वही कि इंडियन सोसाइटी में हमें पॉपुलेशन को यहाँ पे पढ़ना है कि भाई पूरे इंडियन सोसाइटी में जो पॉपुलेशन है, जो पीपल रह रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, कौन सी कास्ट सबसे ज्यादा रहती है या कौन सा जेंडर सबसे ज्यादा है, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ पे सोशियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। और बेटा सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को पढ़ना। तो जब हम सोसाइटी को पढ़ेंगे तो एक अर्थ में सोसाइटी में कौन आता है, लोग रहते हैं। अगर इस लोगों को हटा दो तो अर्थ से सोसाइटी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो वही है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। चलिए, तो इसको हम शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले वही कि भाई डेमोग्राफी स्ट्रक्चर, तो डेमोग्राफी की डेफिनेशन दी है। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को सिस्टमैटिकली पढ़ना, ठीक है। जब आप रूट वर्ड्स को याद रख लेते हो, वर्ड को तोड़ के, तो आपको हर वर्ड का मतलब पड़ जाता है, ठीक है। जियो मतलब क्या होता है, जैसे जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ अर्थ होता है, जियो मतलब अर्थ होता है। वैसे डेमोग्राफी, तो डेमो मतलब पीपल होता है, तो स्टडी ऑफ पीपल, ठीक है। तो सिस्टमैटिक, जब हम पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, पीपल सबको पढ़ना, बहुत सारे लोगों को पढ़ना क्या होता है, पॉपुलेशन होते हैं। तो ये कहां से आया हुआ है ये शब्द, ये ग्रीक ओरिजिन है बेटा, ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलके बना है, आपको पता है। एक है डेमोस, तो ये ग्रीक में इसको डेमो नहीं, ग्रीक वर्ड क्या, डेमोस है, जिसका मतलब लोग होता है। और ग्राफी, ग्राफिया, ग्राफोस का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना होता है। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, मतलब लोगों का डिस्क्रिप्शन देना, लोगों की स्टडी करना, यू कैन से, ठीक है। तो डेमोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं भाई, लोगों को पढ़ने का मतलब क्या है, लोगों को पढ़ने का मतलब है कि हम ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस पढ़ते हैं एसोसिएट विद द पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन से रिलेटेड जो पॉपुलेशन है, मतलब जो ट्रेंड्स है और क्या है, प्रोसेसेस है, कि जो हमारी पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, ठीक है, या पॉपुलेशन को किस तरीके से हम मेजर करते हैं, वो सारी ट्रेंड, वो सारी चीजों को मिलाकर हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या हम पढ़ते हैं, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, कि भाई जो पॉपुलेशन का साइज है वो कैसे कैसे बदल रहा है। क्योंकि देखो, मुझे लोगों को पढ़ना है कि यहाँ कितने लोग हैं, तो पहले कितने रहते थे, अब कितने ज्यादा ऐड हुए, तो साइज लिखेंगे। अब ये जो साइज, लोग किस पे डिपेंड करते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट पे ही। तो मतलब कोई अगर इस यहाँ आएगा तो भाई उस पर डिपेंड करेगा, या कोई मरेगा या कोई जिंदा है। तो बर्थ रेट, डेथ रेट या माइग्रेशन, ये सब इसको पढ़ना है इसमें। और क्या पढ़ेंगे भाई, और अगर हम इसकी बात करें कि भाई पॉपुलेशन को और कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि भाई प्रपोर्शन क्या है मेन वुमन का, ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप्स का, बच्चों का क्या है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। और अगर हम बात करें तो डिफरेंट वैरायटी में हम डेमोग्राफी को यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मल डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये लार्जली क्वांटिटेटिव फील्ड है। एंड सोशल डेमोग्राफी फोकस ऑन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो हमने यहाँ डेमोग्राफी को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेमोग्राफी की डेफिनेशन पढ़ी कि भाई डेमोग्राफी क्या होता है, ये सिस्टमैटिक स्टडी होता है पॉपुलेशन की, ठीक है। क्या क्या चीजों को पढ़ना होता है कि भाई अगर मुझे पॉपुलेशन की स्टडी करनी है तो मुझे इसमें पढ़ना क्या क्या चीजों को होगा। तो यहाँ पे जैसे बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये सारी चीजों को पढ़ना है अगर डेमोग्राफी को करना है। अब डेमोग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वो 2 पार्ट कौन कौन से है, एक होता है भाई फॉर्मल डेमोग्राफी, एक क्या होता है,
फॉर्मल डेमोग्राफी होता है और एक क्या होता है, एक होता है भाई सोशल डेमोग्राफी। ठीक है, क्या होता है, सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी में क्या पढ़ा जाता है, तो इसमें क्वांटिटी पढ़ी जाती है, मतलब कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस फील्ड में कितनी पॉपुलेशन है। तो लार्जली क्वांटिटेटिव फील्ड है, इसमें क्वांटिटी पढ़ी जाती है कि मतलब कितना पॉपुलेशन का नंबर हो गया, कितनी डेथ रेट है, कितने परसेंटेज में नहीं, ये सब। सोशल डेमोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कि क्या पॉपुलेशन क्या कमा रही है, किस पॉपुलेशन को कितनी, मतलब किस एज ग्रुप के पास जॉब है, किस एज ग्रुप के पास हेल्थ फैसिलिटी की जरूरत है, सोसाइटी में कैसा रोल है, ये सब किस में पढ़ते हैं हम, सोशल डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, और यही सब डेमोग्राफिक स्टडीज होती हैं जो क्या होती हैं, जो हमें किसी भी कंट्री या किसी भी पर्टिकुलर रीजन के बारे में, उसकी सोशल लाइफ के बारे में, उसकी सोशियोलॉजी के बारे में बताती है। ठीक है, और ये सब हम पढ़ते कैसे हैं, तो इसका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई, डेमोग्राफी का इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, सेंसस। कि भाई पॉपुलेशन की स्टडी का इंडिकेटर का है, किससे आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन है, तो वो कहां से, सेंसस से। सेंसस क्या होता है बेटा, जनगणना। इसका मतलब क्या होता है, एक सर्वे होता है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक, सेंसस इज व्हाट, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कोई भी इंसान जो पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में रह रही हो, तो मध्य प्रदेश का एक सिस्टमैटिक स्टडी होगा, तो वो डेटा जो इकट्ठा होगा स्पेसिफिक टेरिटरी, मतलब एक पूरी की पूरी टेरिटरी के अंदर, सीमा बाउंड्री के अंदर, या स्पेसिफिक, मैं इंडिया की जनगणना की पूरी की बात कर रही हूँ, यूएसए की जनगणना, स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर जो सिस्टमैटिक डेटा कलेक्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वही हमारा सेंसस होता है। और सेंसस के बिना आप स्टडी ऑफ पॉपुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोग्राफी को पढ़ोगे कैसे, सेंसस की मदद से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें डेमोग्राफी, पॉपुलेशन को पढ़ना सोशियोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। क्यों, क्योंकि इंसान के बिना सोशियोलॉजी कैसे, सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, सोसाइटी को पढ़ना, और सोसाइटी जानवरों से नहीं बनती है, सोसाइटी किससे बनती है, सोसाइटी इंसान से ही पढ़ती है। तो सोशियोलॉजी की उत्पत्ति भी इंसान से है ना, जैसे आया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें सच में पढ़ना है सोशियोलॉजी को ढंग से, तो हमें डेमोग्राफी को, मतलब पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, टू डिफरेंट प्रोसेसेस हैव टू टेक प्लेस एट द रफली टाइम ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो दो डिफरेंट प्रोसेसेस जो है यहाँ पर पता लगाई गई, जिससे आप अच्छे से मतलब डेमोग्राफी को पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो सेंसस करना, कि भाई हाँ जनगणना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनगणना से डेमोग्राफी के बारे में पता चलेगा। तो ये सेंसस कैसे शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि जैसे ही अगर हम बात करें लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के खत्म होते होते, मतलब कि 1780s के दौरान, जब 18th सेंचुरी खत्म हो रही थी, तो इस समय धीरे धीरे यूरोप में दो बड़े चेंजेस होने लगे। पहला तो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट के, मतलब अब जो है वो कंट्रीज बनने लगी जो डेमोक्रेसी के बेसिस पे चलेंगे, मतलब एक तरीके से ऐसी स्टेट जो भाई अपने लोगों के बारे में सोचेगा। इस तरीके से नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनमें बसी, और एक समय पे मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और जो है स्टैट जो है, मतलब कैलकुलेशन जो है, मॉडर्न साइंस ऑफ जो कैलकुलेशन है, वो यहां पर आ गया। तो इससे क्या हुआ, जितनी भी मॉडर्न स्टेट थी वो धीरे धीरे अपने फंक्शंस और रोल को बढ़ाने लगी, और वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में हिस्सा लेने लगी। जैसे पब्लिक हेल्थ को अच्छा करना है, भाई सभी लोगों की जो हेल्थ है, मतलब उस कंट्री में लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ पे ध्यान देना है, पॉलिसीज बनानी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टैक्सेशन, ये सब चीजों पे ध्यान देना, जिससे कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चले। तो अगर ये सारी चीजें करनी है, और उसी के साथ में तो क्या हुआ कि भाई ये जानना तो जरूरी है ना कि कहाँ कितने लोग रह रहे हैं। जैसे मुझे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ग्रोथ करनी, कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल्स खुलवाने, तो मुझे यहाँ पता तो होना चाहिए भाई कितने लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से बेड्स दिलवाएंगे, उस हिसाब से चीजें करवाएंगे। तो जैसे जैसे नेशन स्टेट आई, जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू हो गया कंट्रीज को लेकर, वैसे ही वैसे क्या हुआ, ये जो सोशल स्टैटिस्टिक्स था ये भी बढ़ना शुरू हुआ, कि भाई पॉपुलेशन का डेटा इकट्ठा करने का जो ट्रेंड है वो बढ़ता चला गया, कि भैया पॉपुलेशन का डेटा जो है वो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये पॉपुलेशन का डेटा जो है वो कलेक्ट होना शुरू हुआ। और ये जो सोशल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, कि मतलब कि सोसाइटी के बारे में क्या करना, भाई उनका नंबर पता करना। ठीक है भाई, तो ये धीरे धीरे जो है वो शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता था, ये पहले भी होता था, लेकिन अब मॉडर्न तरीके से जो है वो होना शुरू हुआ। तो अमेरिका जो है, अमेरिका में सेंसस 1790 में जो है वो शुरू है, फर्स्ट मॉडर्न सेंसस। तो पहले मॉडर्न सेंसस, मतलब प्रॉपरली सारी तैयारी के साथ, डेवलपमेंट के लिए, और ऊपर से सब कुछ कैलकुलेशन के साथ, तो पहले मॉडर्न सेंसस जहां पर हुए वो 1790s में, मतलब लेट 18th सेंचुरी में ही कहां पर हुए थे, आपके अमेरिका में यहाँ पे हुए। ठीक है, एंड द
प्रैक्टिस विद धीरे धीरे जो है 1800 के दौर तक यूरोप में भी पहुंच गई। इवन अगर आपको पता हो कि भाई यूरोपियंस इंडिया में भी थे, तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय इंडिया में भी जो है वो सेंसस करवाए, ठीक है। 1867 से 72 के दौरान यहाँ पे सेंसस करवाए गए और रेगुलरली हर 10 साल में सेंसस होंगे। इस तरीके का कंडक्ट सिंस 1881 से चल रहा है। भाई 1881 में जो हमारे सेंसस हुए तब से लेकर हर प्रत्येक 10 साल में सेंसस हो गया, ऐसा हुआ। तो आज भी 10 साल में ही सेंसस होते हैं, लेकिन अभी 2011 हमारे लास्ट सेंसस थे, उसके बाद से अभी तक सेंसस हुए नहीं है, होपफुली आगे होंगे। तो सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 में जो सेंसस हुए थे उसके अकॉर्डिंग देखो, सेंसस से बहुत सारी चीजें पता चलती है, किस एरिया में कौन से लोग रह रहे। देखो गवर्नमेंट को अगर पॉलिसी बनानी है, सपोज दैट ये 2 एरिया है और गवर्नमेंट ने यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज रिलेटेड मतलब हॉस्पिटल खुलवा दिए और यहाँ जॉब करवा दी, लेकिन यहाँ 60 साल से ऊपर लोग रह रहे थे, यहाँ पे कितने 15 से लेकर 50 साल के लोग रह रहे थे। तो ठीक है, तो बेसिकली ये सही हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने यहाँ 15 से लेके 50 के लोग रह रहे थे, यहाँ 60 साल के लोग रह रहे थे, तो 60 साल के लोगों को जॉब की जरूरत नहीं, रिटायरमेंट हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत है, यहाँ जॉब की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा भैया, ये एक तरीके से क्या सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि भैया बिना प्लानिंग के चीज, सेंसस से प्लानिंग आती है कि भाई किस एरिया में किस टाइप के लोग रहते हैं, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है, छोटे रहते हैं बड़े रहते हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट भी प्लान करती है, ठीक है। तो इंडिया में 2011 में जो सेंसस हुए उससे पता चला कि भाई इंडिया जो है, इंडियन सेंसस द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। मतलब चाइना तो करवाता ही था, लेकिन इंडिया के सेंसस जो है वो बहुत बड़े नंबर पे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर पे होते हैं। तो अगर हम चाइना की बात करें, विच स्लाइटली लार्जर पॉपुलेशन है, लेकिन वहां रेगुलर सेंसस नहीं होते। हमारे यहाँ रेगुलर सेंसस हम हमेशा से ही करवाते हैं, ठीक है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम सेकंड जो है वो पॉपुलस कंट्री थे, लेकिन अभी तक सेंसस हुए नहीं, पर यूएन की रिपोर्ट 2023 में आई हुई थी और इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं, लेकिन अभी हमने सेंसस नहीं करवाया, ठीक है। तो जो डेमोग्राफिक डाटा होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भाई अब ये कि डेमोग्राफिक डेटा क्यों जरूरी है, वो इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि डेमोग्राफिक डेटा से ही गवर्नमेंट क्या कर पाती है, प्लानिंग कर पाती है, इवन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, कि भाई कौन सी पॉलिसीज कहाँ पे इंप्लीमेंट करानी है, ये सब गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग ही तो करवाएगी, कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग तो करवाएगी, ठीक है। जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना होता है, किसी जगह पे कहीं पे ज्यादा पैसा खर्च करना है, कहीं पे कम का पैसा खर्च करना है, जितनी भी वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट करवाएगी वो सब डेटा के अकॉर्डिंग ही करवाती है। सो सोशल स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, इससे एक लार्ज लोगों के बारे में पता चलता है, एक ठोस इंफॉर्मेशन मिलती है, और कंट्री इस लेवल पे क्या करती है, एक तरीके से कंट्री की ग्रोथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक सेंसस नहीं होंगे कंट्री ग्रो कैसे करेगी, ठीक है। तो कंट्री की ग्रोथ के लिए सेंसस बहुत जरूरी है, ठीक है। कंट्री नंबर पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, देखो कि भाई डेथ पर 1000 पॉपुलेशन में कितनी डेथ हो रही है, ठीक है। तो डेथ रेट क्या होती है भाई, हाँ कि भाई पर्टिकुलर एरिया में पर 1000 पीपल कितनी डेथ हो रही है, ये पता लगाना बहुत, डेथ रेट बहुत जरूरी होती है भाई, जिससे पता चलता है कि भाई किस वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है, नेचुरल मृत्यु हो रही है या फिर कोई बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ी है या गवर्नमेंट को कुछ चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो सोशियोलॉजी में बेटा जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, मतलब जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ना और उनकी जो भी कोट्स है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो सोशियोलॉजी सब थ्योरी होता है। यहाँ अगर आपके आंसर को आपको बहुत ज्यादा रेलिवेंट बनाना है तो भाई आप एक नोटबुक में नोट करते चलो या अपनी बुक में ही उनको नोट करते चलो, उनकी बातों को, जिससे आप कोट कर पाओ पेपर में। तो इमील दुर्कीम एक सोशियोलॉजिस्ट है, इमील दुर्कीम जो फेमस स्टडी उनकी सुसाइड रेट पर उन्होंने अपनी फेमस स्टडी दी हुई थी, ठीक है, जिसमें सुसाइड रेट वेरी करती है कंट्री से कंट्री, ये उन्होंने बताया हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए जो डेथ रेट होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी कंट्री के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो दुर्कीम ने क्या बताया था, रेट ऑफ सुसाइड, कि भाई पर लाख, रेट ऑफ सुसाइड क्या है भाई, पर लाख पॉपुलेशन में कितने लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन करता है सोशल कॉजेस, ठीक है। ये क्या बताता है, सोशल कॉजेस बताता है कि भाई उस एरिया में किस तरीके का सिचुएशन एनवायरमेंट है, यूथ वहां कैसे रह रहा है, क्यों सुसाइड की जा रही है, बहुत सारी चीजें वहां से पता चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या होता है कि भाई एक
जो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर मिलता है। तो सम टाइम अगर हम बात करें तो फॉर्मल डेमोग्राफी एंड अ ब्रॉडर फील्ड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टडीज, कि भाई एक तरीके से पॉपुलेशन सिर्फ नंबर्स नहीं होता, पर नंबर के अलावा जो आप एक तरीके से सोशल डेमोग्राफी पढ़ते हो वो एक बहुत बड़ी फील्ड है, क्योंकि आप पॉपुलेशन की हर एक चीज के बारे में जानते हो। यहाँ पे फॉर्मल डेमोग्राफी में आप नंबर्स पे कैलकुलेट करते हो कि भाई कितने लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मेजरमेंट करते हो, एनालिसिस करते हो, लेकिन ये फील्ड उससे भी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, ये फील्ड स्टडी, जब आप पॉपुलेशन, देखो एक इंसान बहुत डाइवर्स है, उसकी जब आप स्टडी करते हो तो सोशल डेमोग्राफी जो होती है वो वाइडर कॉज पे काम करती है। मतलब वो अंदर सोसाइटी के घुस के देखते हैं कि भाई कोई चीज कैसे हो रही है, क्यों चल रही है, पॉपुलेशन ऐसी है तो कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोग्राफी को ही लेकर कई सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हुई है। तो हम यहाँ पे कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। दो थ्योरी आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में आएंगी, जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक माल्थुसियन थ्योरी है पॉपुलेशन ग्रोथ पर। ठीक है, तो हर सोशियोलॉजिस्ट जब भी कोई भी चीज पढ़ते हैं, डेमोग्राफी के बारे में जानते हैं, तो वो अपनी थ्योरी देते हैं। तो यहाँ पर हम पहली थ्योरी जो पढ़ेंगे वो क्या है, माल्थुसियन थ्योरी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे मुझे और जो पॉजिटिविटी मिले कि आपको समझ में आ रहा है और अच्छे से आप करेंगे। ठीक है, तो अभी तक की अगर हम समरी लें तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। और सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी को समझने के लिए हमें डेमोग्राफी समझना पड़ेगा, क्योंकि सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ, मतलब एक तरीके सोसाइटी है, सोसाइटी में पीपल रहते हैं। तो डेमोग्राफी, भाई डेमोग्राफी क्या है, तो डेमोग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ पीपल, कि भाई लोगों की स्टडी। अब स्टडी ऑफ पीपल के लिए हमें लोगों के बारे में जानना है, तो लोगों के बारे में सबसे पहले हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं सेंसस से। ठीक है, सेंसस एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो यहाँ स्टडी ऑफ पीपल दो तरीके से करते हैं हम। एक फॉर्मल डेमोग्राफी होती है। फॉर्मल डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है, इसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि भाई कितना नंबर है पीपल का, कितने लोग रह रहे हैं। और एक आपका सोशल डेमोग्राफी होती है, जिसमें आप पॉपुलेशन की ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बात करते हैं, सोसाइटी कैसे चल रही है। ठीक है, सोसाइटी में किसकी क्या इनकम है, कैसे कंपोजिशन है, कई सारी चीजों में। तो इसी डेमोग्राफी को समझने के लिए, भाई पॉपुलेशन को समझने के लिए, यहाँ पे कई सारे जो सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने अपनी डेफिनेशंस, अपनी थ्योरीज को बताया है। तो एक ऐसी माल्थुसियन थ्योरी है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, कि जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है इसके ऊपर एक थ्योरी दी गई है। ठीक है, किसने दी गई है, थॉमस रॉबर्ट माल्थुस जो है उन्होंने, ठीक है, ये थ्योरी एक दी हुई है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, भाई ये थ्योरी उन्होंने किस में पब्लिश की थी, तो ये जो पॉपुलेशन थ्योरी है ये उन्होंने आउटलाइन की उनके ऐसे में, ऐसे ऑन पॉपुलेशन, जो 1798 में उन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, ये एक पेसिमिस्टिक थ्योरी है। पेसिमिस्टिक थ्योरी का मतलब क्या होता है, देखो, दो पेसिमिस्ट का मतलब होता है जो नेगेटिव साइड सोचता है। तो एक बहुत नेगेटिव थ्योरी है ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है किससे, ज्यादा फास्ट उसके रिसोर्सेस से। इनके अकॉर्डिंग कि ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो एट अ मच फास्टर रेट देन द रेट एट विच द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, जो फूड है या क्लोथिंग है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो ग्रो करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग कि अगर ह्यूमन बीइंग और उसकी रिसोर्सेस हैं तो उसकी रिसोर्सेस कम ग्रो करती हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ग्रो करती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली, अगर यहाँ पे पहले 4 लोग थे, जैसे 2 लोग थे जो एक खाने को खा रहे थे, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, लेकिन रिसोर्सेस ग्रो नहीं कर रही हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो अब 5 लोग हो गए हैं, तो ये पार्ट जो है बहुत ज्यादा बट जाएगा, सबके पास एक छोटा छोटा पीस आएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पॉवर्टी जो है वो हमेशा, ह्यूमन बीइंग जो है वो पॉवर्टी में ही रहता है। तो ह्यूमैनिटी जो है इसकी वजह से पॉवर्टी में ही रहती है, बिकॉज एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो उतनी तेजी से नहीं हो रही। मतलब आपकी रिसोर्स उतनी ही है, लेकिन पॉपुलेशन रिसोर्स से बहुत तेज बढ़ती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो लोग हैं उनको किस में रहना पड़ता है, पॉवर्टी में, क्योंकि उनको कम चीजें मिलती हैं। ये इनका कहना है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन राइज होता है वो जियोमेट्रिकल प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस आप याद रखना। ठीक है, जैसे ये दुगनी तेजी से बढ़ता चला जाता है, और एग्रीकल्चर ये सिर्फ अर्थमेटिकली बढ़ता है, मतलब ये बढ़ता है लेकिन उतने तेज नहीं, धीरे 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 ये बढ़ता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, पॉपुलेशन जो है वो हमेशा रिसोर्सेस को है वो पीछे छोड़ जाती है, ये इनका कहना है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज आउटस्ट्रिप द ग्रोथ इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो हमारे सबसिस्टेंस रिसोर्सेज, मतलब हमारे जीने के लिए जरूरी है, उनको पीछे छोड़ जाती है। और अगर क्या है कि ओनली वे टू इंक्रीज द प्रोस्पेरिटी ऑफ द
इज बाय कंट्रोलिंग दी पॉपुलेशन ग्रोथ, कि अगर आपको सच में प्रोस्पेरिटी, मतलब जीवन में सच में प्रोस्पेरिटी को ग्रो करना है, जीवन में सच में चाहिए कि भाई ग्रोथ हो इंसान की, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होगा कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो। इनके अकॉर्डिंग सेम थ्योरी है। इनके अकॉर्डिंग क्या थ्योरी है कि पॉपुलेशन और उसकी रिसोर्सेज, जैसे लोग उनके पास उनकी रिसोर्सेज होती हैं, लेकिन पॉपुलेशन हमेशा तेजी से ग्रो करती है, रिसोर्सेज तेजी से ग्रो नहीं करते, जिसकी वजह से डाउनफॉल आता है और इंसान पॉवर्टी में रहता है। तो अगर आपको इसको चेक एंड बैलेंस करना है तो पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स भी दिए हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है कि भाई बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये रिड्यूस हो सकती है पॉपुलेशन ग्रोथ। कैसे? जैसे पोस्टपोन मैरिज, मैरिज बहुत थोड़ा लेट करो, शादी लेट शादी करोगे तो उतने बच्चे नहीं हो पाएंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आपको पता है इसकी वजह से नहीं, और सेक्सुअल एब्सटेंसी, सेलिबेसी, और मतलब क्या है, ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना है। तो पॉजिटिव चेक्स रखने हैं जिसकी वजह से क्या हो कि इतनी तेजी से जो है वो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएगा फूड में और रिसोर्सेस में। तो ये जो मालथूस की थ्योरी थी वो बहुत समय तक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रही। भाई लोगों को लगा कि यार सच तो बात है, ये तो बढ़िया है, क्योंकि सही में इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं हो रही थी। मतलब उस समय अगर हम बात करेंगे 18 सेंचुरी के दौरान उतनी ग्रोथ नहीं थी, तो मालथूस की थ्योरी सबको सही लग रही थी कि यार सही बात है, पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है और यहाँ पे उतनी तेजी से कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये थ्योरी जो है वो अनपॉपुलर होना शुरू हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें तो द पैटर्न, ये जो पैटर्न था पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है, ये लेटर ऑफ द 19th सेंचुरी में, ठीक है, एंड द फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, मतलब 20th सेंचुरी की शुरुआत में ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ, ठीक है। बर्थ रेट जो है वो क्या हो गई, डिक्लाइन होना शुरू हो गई, कि मतलब धीरे धीरे बर्थ रेट डिक्लाइन हो गई। क्यों क्यों डिक्लाइन हो गई? क्योंकि उस समय पैंडेमिक जो एपिडेमिक है, मतलब एक तरीके से महाबीमारी है, वो फैलना यहाँ पर शुरू हो गई, ठीक है। तो जिसकी वजह से बात रही वहां कंट्रोल, तो जो मालथूस का प्रिडिक्शन था वो यहाँ पर फॉल्स जो है वो साबित हुआ। मतलब कैसे साबित हुआ? क्योंकि मालथूस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, इस वजह से रिसोर्सेज उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही। लेकिन जब पॉपुलेशन की ग्रोथ भी नहीं हो रही है, ठीक है, जब पेंडेमिक फैल चुका है, पॉपुलेशन की ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तब भी रिसोर्सेज उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही है। तो मालथूस का प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल फेल हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी वैसे वैसे पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है, लेकिन रिसोर्सेस भी उससे ज्यादा ग्रो कर रही है। आज आपको पता है कि आपकी रिसोर्सेस कितनी अच्छे से ग्रो कर रही हैं, सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज हो गई कि फूड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे लोगों का जो है वो बढ़ता चला गया, ठीक है। तो मालथूस को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जैसे जो लिबरल है, मार्क्सिस्ट है, इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इन्होंने, क्रिटिक ने आर्ग्यू किया कि जो पॉवर्टी और स्टार्वेशन की प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि भाई गरीब के पास कुछ है नहीं, अमीर के पास ज्यादा रिसोर्सेज, वो सिर्फ इस वजह से है, ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी को क्या हुआ, ये रॉन्ग प्रूफ हो गई, ठीक है। इसके बाद अगली थ्योरी, ये आज तक की बहुत रेलिवेंट थ्योरी मानी जाती है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को अब हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इस थ्योरी को मैं माइनस प्लस माइनस की थ्योरी कहती हूँ। पहले मैं इजी वे में समझा देती हूँ, फिर हम इस थ्योरी को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। कि देखो एक ग्राफ, किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन का जो होता है ना, एक ग्राफ होता है कि शुरुआत में पॉपुलेशन माइनस में होती है, फिर एक समय ऐसा आता है प्लस होती है, और एक समय फिर आता है कि माइनस में चली जाती है। देखो शुरुआत में अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन माइनस में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई, देखो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ऊपर से कोई भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। शुरुआत में देखो हमारे जब हमारे दादा दादी के भी दादा दादी थे, तो पॉपुलेशन की अगर आप बात करें तो वहाँ हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं था, खाने के नाम पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब अच्छे से कुछ भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हम तब की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई जब लोग 100 साल जीते थे, वो अभी अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं, जब बिल्कुल ही पॉवर्टी में थी पूरी दुनिया। मतलब एक तरीके से हम लोग को तो उन्होंने क्या है, गरीबी में ही रखा हुआ था। तो इस समय क्या होता है, इस समय बर्थ रेट तो बहुत होते हैं, जैसे दादा दादी के जमाने में भाई 15-15 बच्चे होते थे, लेकिन बर्थ रेट के साथ डेथ रेट भी उतनी ही है। अगर बर्थ उतना हो रहा है तो बच्चे मर भी उतने ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि माँ के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पॉपुलेशन हमेशा माइनस में थी। फिर धीरे धीरे एक कंट्री ग्रो करती है, हम आजाद हुए, हमने ग्रो करना शुरू किया, तो जब कंट्री ग्रो करती है उसकी हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब इतनी तो बढ़ जाती है कि लोगों के पास हेल्थ होती है अपने पास अच्छी, ठीक है।
लोग अच्छे हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा उनको रोजगार भी आ जाती है। तो ये क्या होती है, लेकिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, तो बर्थ रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है, डेथ रेट कम हो गई, तो भाई पॉपुलेशन एट पीक चली गई। और फिर एक फेज ऐसा आता है जब लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज के साथ में एजुकेशन है, फीमेल्स बहुत एजुकेटेड है, तो लोग क्या करते हैं, कम से कम बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इस समय अब क्या हो रहा है, बर्थ रेट भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही और डेथ रेट भी कम है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ही इतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर आप देखो तो इंडिया अभी कौन से फेज में, एक तरीके से सेकंड फेज में यहाँ पर इंडिया है, क्योंकि इंडिया में अभी एजुकेशन उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। चाइना थर्ड फेज में एंटर हो चुका है, अब चाइना की पॉपुलेशन गिरना शुरू होगी क्योंकि वहां एजुकेशन है। यूरोप थर्ड फेज में है, इसलिए पूरा यूरोप बुढ़ा है, मतलब वहां पे ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में न्यू पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यही है कि डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ट्रांजिट करती है, मतलब कि चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। ये क्या है, ये बताती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किससे लिंक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, और सोसाइटी में वही पैसे की ग्रोथ कैसे हो रही है, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ कैसे हो रही है, इवन अगर हम बात करें तो उसकी वजह से एजुकेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है। तो हर सोसाइटी टिपिकली इसी पैटर्न से जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ में जाती है। तो इसकी 3 बेसिक स्टेजेस होती हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है, लो पॉपुलेशन, मैंने क्या कहा, माइनस वाली स्टेज, लो पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि सोसाइटी अंडर डेवलप्ड है, अभी डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, तो ग्रोथ रेट भी क्या होती है, एक तरीके से अगर बात करें लो ही होती है, क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट, अब बर्थ रेट डेथ रेट हो तो बहुत ज्यादा है, बर्थ और डेथ बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, तो बर्थ जो है वो रुक ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, अगर हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द टू नेट ग्रोथ इज लो है। और अगर थर्ड फेज की बात करोगे, ठीक है, तो 2 फेजेस में आपको नेगेटिव ग्रोथ दिखती है, लेकिन अलग अलग। देखो ये मैंने क्या कहा, माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, तो थर्ड फेज में, ये फर्स्ट फेज, थर्ड फेज में भी बात करें तो थर्ड फेज में भी लो ग्रोथ है, लेकिन अब सोसाइटी डेवलप्ड है। अब बोथ डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो लो हो चुके। देखो इधर पे बर्थ रेट डेथ रेट बहुत हाई है, बर्थ जितने हो रहे हैं मर भी उतरे हैं, यहाँ पर बर्थ रेट कम हो चुकी है लेकिन डेथ रेट भी कम है, लेकिन जितने पैदा हो रहे हैं उतने बच रहे हैं, बस अब लोग अपनी समझदारी से बच्चे पैदा नहीं कर रहे। और इसके बीच में एक ट्रांजिशनल मूवमेंट आता है, एक ट्रांजिशनल फेज होता है जहां पॉपुलेशन बहुत पीक पे ग्रो होती है, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि डेथ रेट है नहीं, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई है, लेकिन बर्थ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों में एजुकेशन की कमी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्योंकि देखो क्यों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि डिसीज कंट्रोल हो चुकी है। जैसे इंडिया में अभी पब्लिक हेल्थ अच्छी है, इतनी तो हेल्थ है कि भैया लोग अच्छे से रहे, बेटर न्यूट्रिशन मिल चुका है, लेकिन अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में बिल्कुल भी नहीं, मतलब फिर धड़ल्ले से बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर इसमें पॉवर्टी बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो ये क्या है, एक तरीके से ट्रांजिशनल फेस है। तो ये ही ट्रांजिशन वेस्टर्न यूरोप जो है लेट 19 और 20 सेंचुरी में वहां पे हुआ था, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, हम इसी ट्रांजिशन से अभी गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, तो आपको आई होप कि थ्योरी समझ में आई हो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमें करना है वो कॉमन कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर, कि भाई अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं या पॉपुलेशन को हमको देखना है, तो इस पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट और इंडिकेटर्स क्या क्या है, मतलब किन चीजों मतलब के जब भी बेसिस हम पे, पॉपुलेशन कंपोनेंट की क्या है। स्टडी करेंगे तो उस पॉपुलेशन की स्टडी के लिए या तो हम कोई रेट इस्तेमाल करेंगे, बर्थ रेट, डेथ रेट, या किसी रेशियो को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रेशियो और रेट्स में ही आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है, ठीक है। सो इसमें 2 नंबर होते हैं बेसिकली। तो ये जो पूरा स्टार्ट है, मतलब ये जो पूरा जानने का पोर्शन है, जैसे अगर हम बात करें तो हम कंपैरिजन पे ही हमेशा पॉपुलेशन होती है कि भाई पहले कितना था अब कितना है, ठीक है, हर चीज कंपैरिजन पे चलती है। तो जैसे बर्थ रेट है, तो बर्थ रेट क्या होता है, तो बर्थ रेट की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया, चाहे वो कंट्री हो सकती है, चाहे वो स्टेट हो सकती है, चाहे वो टाउन हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया जो है उसमें एक स्पेसिफिक पीरियड में, मतलब अगर बात करें 2025 में कितने लाइव बर्थ हुए हैं, ठीक है। एंड यूजली ईयर, एक साल के अंदर, मतलब पर्टिकुलरली अगर मुझे निकालना है कि भैया ये एक एरिया है मेरा, ग्वालियर है, ग्वालियर में एक साल के अंदर लाइव बर्थ कितने हुए हैं, कितने बच्चे जो है जन्म लेकर यहाँ पर हैं और जिंदा हैं, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एरिया इन थाउजेंड्स, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या है, जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट निकालेंगे हम क्या करेंगे, उसका कंपेयर करेंगे। मतलब कि बर्थ रेट का मतलब क्या है, लाइव बर्थ पर
1000 पॉपुलेशन के हर 1000 में, मतलब क्योंकि अब मुझे देखना है एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल में 1000 व्यक्तियों में कितने नए बच्चे पैदा हुए, सिंपल सी इसकी बात है, ठीक है। डेथ रेट भी सिंपली निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल में 1000 में कितनी मृत्यु हुई है, कितनी डेथ हुई है, इससे हमें बर्थ रेट और डेथ रेट का क्या चलता है, पता चलता है। अब रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो नेचुरल पॉपुलेशन दो तरीके से बढ़ती है, जैसे कि इस एरिया में कभी 50 लोग रहते थे, आज उस एरिया में 60 लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इस एरिया में 10 नए लोग पैदा हो गए, या इसका मतलब हो सकता है कि इस एरिया में 10 लोग नए लोग किसी और एरिया से आ गए। तो पॉपुलेशन जो बढ़ती है ना, जो ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, वो बेटा दो तरीके की होती है। एक होती है नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ का मतलब क्या है कि नेचुरल इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट के थ्रू। एक होती है इंड्यूस ग्रोथ, इंड्यूस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि किसी एरिया से किसी एरिया में लोग आए हैं या नहीं। तो जो नेचुरल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ ऑफ बर्थ, ये भाई क्या होता है, ये करता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस, कि भाई नेचुरली बच्चे पैदा हुए, नेचुरली मरे, उसमें से कितने जो हैं वो बचे, तो मतलब वो नेचुरल ग्रोथ होती है। तो ये डिफरेंस क्या होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स का डिफरेंस होता है। तो वेन अगर इसका डिफरेंस 0 है कि भाई 50 ही जो बर्थ रेट है और 50 ही यहाँ पर डेथ रेट है, देन पॉपुलेशन क्या है, स्टेबलाइज है, ना वो बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर और अगर बात करें, हैज रीच द रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है, विच इज रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड फॉर न्यू जनरेशन टू रिप्लेस ओल्डर, कि भाई अब रिप्लेसमेंट लेवल की जरूरत है, मतलब कि नए लोगों की जरूरत है पुराने लोगों को क्या करने के लिए, हटाने के लिए। समटाइम सोसाइटी में नेगेटिव ग्रोथ भी होती है। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि नेगेटिव ग्रोथ का मतलब यहां पर इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब फर्टिलिटी जो है वो बिलो, मतलब ऐसा है कि बर्थ रेट जो है वो बढ़ ही नहीं रही है, ठीक है। और डेथ रेट क्या है, भाई डेथ रेट कम हो चुकी है लेकिन बर्थ रेट नहीं बढ़ रही, तो जो पॉपुलेशन है वो क्या होती चली जाएगी, वो ओल्ड होती चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि जो अभी जापान में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, इटली में हो रहा है, तो अभी पहला कॉन्सेप्ट क्या देखा, बर्थ रेट देखा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखा, डेथ रेट देखा, ठीक है। और इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो क्या निकलता है, नेचुरल ग्रोथ आपको निकलती है, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 वुमन इन अ चाइल्ड बियरिंग एज, कि भाई एक वुमन 15 से लेकर 49 तक चाइल्ड बियरिंग एज होती है, मतलब इस एज में वो बच्चे पैदा कर सकती है। तो इस एज में पर 1000, हर एरिया में 1000 वुमन, भाई एक साल का इंडिकेटर लेके चलते हैं कि पर 1000 वुमन में कितनी वुमन ने जो बच्चे पैदा किए हैं वो उनकी जान बच गई है। लाइव बर्थ की बात हो रही है। देखो बर्थ रेट का मतलब क्या है, 1000 पर 1000 में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। इसमें है कि पर 1000 में जो वुमन है, जो 15 से लेकर 49 तक की वुमन है, वो जिंदा बच्चों को कितना, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों की वजह से अगर ये मतलब फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच नहीं रहे, मतलब इसमें हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, वुमन जो है उसका न्यूट्रिएंट लेवल अच्छा नहीं है, ये सब बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हमें देखने को मिली। बट लाइक अदर द रेट डिस्कस ऑन द प्रीवियस पेज, जैसे बर्थ रेट, दिस इज क्रूड रेट, ये क्या है, क्रूड रेट है, मतलब ये एक रफ एवरेज है, ये पूरी एंटायर पॉपुलेशन का एक रफ एवरेज है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस नहीं बताता, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस अक्रॉस एज ग्रुप कैन समटाइम बी वेरी सिग्निफिकेंट। तो समटाइम क्या है, ये रफ है कि भाई 15 से लेकर 49 तक की पूरी वुमन का रफ है, तो ये एकदम से एक पर्टिकुलर चीज को नहीं बताता। अब वैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होती है। मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या है कि पर एक साल में पर 1000 जितने, मतलब 1000 का ही ग्राफ लेके चलते हैं कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1000 लाइफ पैदा हो रही है, तो नंबर ऑफ डेथ ऑफ अ बेबीज, मतलब कितने एक साल से पहले ही डेथ हो जा रही है, ठीक है। तो अभी तक बर्थ रेट देखा, डेथ रेट देखा, फिर हमने क्या देखा, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है, पर 1000 वुमन जो चाइल्ड बेयरिंग एज में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि वो जो 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं वो एक साल से पहले कितनों की डेथ हो जाती है, देखिए, और कितने बचते हैं इसमें। वैसे ही एक मैटरनल मोर्टालिटी रेट होती है, ये देखा जाता है कि 1,00,000 लाइव बर्थ पे, ठीक है, जो वुमन होती है, नंबर ऑफ वुमन कितनी मर रही है, 1,00,000 बच्चे अगर लाइव बर्थ हो रहे हैं उस पे, तो ये वुमन का है। और अगर बच्चों का निकालना है कि पर 1000 बेबीज, मतलब अगर 1000 बेबी बॉर्न हुए तो 1000 बेबीज में से कितने बेबी जो है वो एक साल से पहले पहले उनकी डेथ हो गई। ये एक और इंडिकेटर होता है जिससे पता चलता है।
अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये बहुत ज्यादा है इसका मतलब है कि वो एरिया बहुत बैकवर्ड और पॉवर्टी है, क्योंकि अगर बच्चा 1 साल से पहले सस्टेन नहीं कर पा रहा है इसका मतलब क्या है, वहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ये सब, तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्योंकि वहाँ एजुकेशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है, अवेयरनेस नहीं, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, ठीक है। तो वन कॉन्सेप्ट विच इज समवट कॉम्प्लिकेटेड इफ दैट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक और कॉन्सेप्ट है, देखो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लिखने पड़ेंगे कि भाई अभी तक हमने ये वन कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिया, ये दूसरा कॉन्सेप्ट देख लिया, ये तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिया, ये चौथा, और पिछले पेज पे 2 और देखे थे, 3 और देखे थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, दिस रेफर टू एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर दैट द एवरेज पर्सन एक्सपेक्ट टू लिव, जैसे कहते हैं ना कि भाई अभी 60 तक का एवरेज चल रहा है, कि भाई 60 तक अगर इंसान जी जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, फिर वो 70 जिए, 80 जिए, 90 जिए, ये और भी अच्छी बात है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज, पूरे अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज पर्सन कितना सर्वाइव कर रहा है, कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर बात करो कि भाई 60% लोग अगर बात करो 70 साल तक सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाती है, ठीक है। ये क्या मतलब, ऑन द बेसिस ऑफ एज, डेटा ऑन एज स्पेसिफिक डेथ रेट पर, ठीक है भाई, डेथ कितने पे लोग की हो रही है उस पर ये डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो का मतलब क्या है कि पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स जो है यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम में है। मतलब अगर बात करें, अगर ग्वालियर में, जिसमें ग्वालियर के एग्जांपल दूंगी, अगर मैं ग्वालियर में बैठे हुए हैं तो ग्वालियर में 1000 मेल हैं, तो इन 1000 मेल पर वुमन का रेशियो कितना है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका सेक्स रेशियो होता है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो देयर आर स्लाइटली मोर फीमेल डेथ, मेल से ज्यादा फीमेल मोस्ट ऑफ द कंट्री में दिखती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्लाइटली मोर मेल बेबीज आर बोर्न, लेकिन तब भी मेल बेबीज ज्यादा बोर्न होते हैं फीमेल बेबी से, तब भी आपको ये दिखता है। लेकिन इंडिया में आपको अलग अलग जगह ये रेशियो अलग अलग दिखता है। जैसे अगर हम बात करें, इंडिया में रफली 1000 मेल पर आपको कितनी, 943 या 952, मतलब 50 फीमेल्स हमेशा कम ही दिखती है यहाँ पे, डिस्पाइट द फैक्ट सेक्स रेशियो समवट इन फेवर ऑफ वीमेन, ठीक है। या 2 रीजन है किसकी वजह से कि भाई अभी भी सेक्स रेशियो फीमेल के फेवर में है, लेकिन तब भी आपको फीमेल्स कम ही दिखती हैं। इसका रीजन क्या है कि फर्स्ट, गर्ल बेबीज अपीयर टू हैव एन एडवांटेज ओवर बॉय बेबीज इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डिसीज इन्फेंसी, कि भाई हमेशा गर्ल्स क्यों, मतलब अगर देखते हैं कि भाई चलो फीमेल्स इतनी दिखती है पर 1000 मेल पर, लेकिन जो सेक्स रेशियो होता है वो हमेशा फीमेल के लिए फेवरेबल होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि फीमेल जो होते हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंस होती है किसी भी डिसीज को लेकर जो फीमेल बेबी होती है, ठीक है। एट द अदर एंड ऑफ द लाइफ साइकिल, वुमन जो है वो मेल से ज्यादा जीती है, सो देयर आर ओल्डर वुमन आपको ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन इस 2 फैक्टर में, समटाइम्स ऐसा होता है कि 1050 फीमेल रेशियो पहुंच जाता है 1000 मेल्स पर, ठीक है। हाउएवर, लेकिन सेक्स रेशियो जो है वो ये शुरुआत में होता था, धीरे धीरे ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि भाई स्टीरियोटाइप्स की वजह से मेल्स ही सोसाइटी होनी चाहिए, मेल, और ये सब सन प्रेफरेंस ज्यादा दे दी जाने लगी कि भाई वैसे और देखा जाए तो फीमेल्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी जब सन्स को प्रेफरेंस ज्यादा देने लगे तो ये सब बैकवर्डनेस वगैरह की वजह से जो है ये रेशियो धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिखता है, ठीक है। अब ए स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या होता है, ए स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि उस टोटल पॉपुलेशन में एज ग्रुप के हिसाब से कि भाई बच्चे कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, सिटीजन मतलब सीनियर सिटीजन कितने हैं, इससे ये डेवलपमेंट के हिसाब से, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जो जितना जिएगा उसके हिसाब से अलग अलग होता है। भाई अगर कंडीशंस बहुत अच्छी हैं तो आपको बूढ़ा मतलब सीनियर सिटीजन भी ज्यादा देखेंगे, कंडीशन अच्छी नहीं है तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं उस पर ये चीज क्या करती है, डिपेंड यहाँ पर करती है, ठीक है। अब ए स्ट्रक्चर के भाई आपका जितनी भी है भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गई कि भाई कितने बच्चे जो हैं वो 1 से पहले मर रहे हैं, इस पर भी जो ए स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हो सकता है कि भाई जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा हो तो लोग जी ज्यादा रहे हो तो बूढ़े ज्यादा हो जाएंगे, और अगर बच्चे कम बच रहे हैं तो फिर जो है यहाँ स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा। इसी पर डिपेंड करता है। एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं। व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशियो, इसका मतलब है पूरे पॉपुलेशन में डिपेंडेंट कितने हैं। देखो यहाँ पर पूरे की पूरी कैटेगरी बांटी गई है। क्या कैटेगरी बांटी गई है कि डिपेंडेंट का मतलब कौन होता है, डिपेंडेंट के मतलब एल्डरली पीपल जो इतने
ओल्ड है कि वो काम नहीं कर सकते, और यंग चिल्ड्रन जो इतने यंग है जो काम नहीं कर सकते। मतलब आपका 15 से लेके 64 वाली जो पॉपुलेशन है उसको वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है, मतलब ये काम करने वाली है। लेकिन 65 के बाद वाले इन पर डिपेंडेंट है, और 15 से नीचे वाले भी इन पर डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब पूरी पॉपुलेशन में डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 64 वाले को माना जाता है, ठीक है। अगर किसी कंट्री में डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा बढ़ता है, मतलब कि वर्किंग एज वाले कम से कम दिखते हैं, तो बर्डन सम उस कंट्री में हो जाता है उसका, भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड उसमें कम दिखेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कितना पैसा कमाया जा रहा है, कितना बेनिफिट है वो कम दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे इंडिकेटर्स देखे, इन सारे इंडिकेटर को आप एक पेज पे लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। देन साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पे जाएं तो इंडिया की पॉपुलेशन का साइज और ग्रोथ के भाई 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है चाइना के बाद है। अगर आप सेंसस होंगे तो पता चले हम फर्स्ट पे ही आ जाएं, ठीक है। यहाँ की पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़, ठीक है, 1.21 बिलियन इतना दिखी, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड एक जैसा नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो घटी बढ़ी, ये पूरा हमें ट्रेंड देखना है कि भाई 1901 से अगर 51 तक का हम टाइम देखेंगे, वो उस समय 1.3% से ज्यादा रेट नहीं थी, मतलब ग्रोथ ना ज्यादा ग्रोथ थी ना कम थी, मॉडेस्ट थी। पर 1911 और 1921 में हमारी ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव में चली गई, मतलब पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक इस समय बहुत ज्यादा आ गया था। इवन 1811 में बहुत सारे, मतलब विच किल्ड 12.5 मिलियन पर्सन जो है, और 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से बर्बाद ही हो गई थी हमारी, ठीक है। देन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स ने भी हमें बहुत तंग करके रखा हुआ था, उस समय हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, तो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो हमें 1947 के बाद से ही ज्यादा दिखती है, ठीक है। जब हम आजाद हो गए तो हम अपना खुद का खाने लगे, इसीलिए हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ गई। 2.2% से 61 91 के दौरान ये है बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे ये जो पॉपुलेशन है उसका ग्राफ आपको दिखते हैं, ठीक है। देन बिफोर 1931 डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई थी, क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो शुरुआत में हमारी बर्थ रेट भी बहुत थी, बच्चे भी बहुत पैदा होते थे, लेकिन मरते भी बहुत ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि आप ट्रांजिशन थ्योरी याद करो कि भाई उस समय हमारे पास क्या थी, सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स थी, ठीक है, ठीक है, डिक्लाइन होने का। अब धीरे धीरे फिर क्या होता है, वेयर एज ये ट्रांजिशनल मूवमेंट पीरियड है, डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ने लगी, और बर्थ रेट ही जो है वो भी। लेकिन अब देखो क्या होता है कि शुरुआत में बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद डेथ रेट कम होने लगती है और बर्थ रेट बढ़ती है तो बहुत ज्यादा। लेकिन हमारे यहाँ बर्थ रेट भी गिरने लगी। क्यों गिरने लगी? क्योंकि हमारे यहाँ फेमाइन और पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ गई। तो शुरुआत में तो हम क्या हुए, शुरुआत में तो हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है। देखो हमारी पॉपुलेशन का अगर तुम 01 से 2017 तक का ग्राफ देखो तो किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखता है पूरा का पूरा ग्राफ कि भाई टोटल पॉपुलेशन कैसे कैसे ये शुरुआत में डिक्लाइन हुई, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही डिक्लाइन पे आ गई, ठीक है। ये पूरा ग्राफ आपको समझना है, पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर आप बात करोगे कि ये जो पेंडेमिक निकला इसकी वजह से, ये प्लेग आया, जो स्मॉल पॉक्स कोलेरा जैसी चीजें आई, ठीक है, ये बहुत बड़ा सेटबैक था हमारी पॉपुलेशन के, जिसमें अगर हम बात करें तो 1 लाख, मतलब 170 लाख जो लोग थे वो मर गए। 5% हमारी पॉपुलेशन पूरी चली ही गई थी, ठीक है, जिसको स्पेनिश फ्लू कहते हैं। इसके अंदर इतना पेंडेमिक ने हमें जो क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। लेकिन फिर इंडिपेंडेंस के बाद में हमने फिर से कमान संभाली, और फिर जो पॉपुलेशन बढ़ी फिर वो बढ़ती हुई चली गई। तो धीरे धीरे हमारी कंट्री ने बहुत सारी चीजें विटनेस की हैं। जैसे अगर ऐसा कहते हैं कि मेडिकल हेल्थ, मतलब अगर आपने यहाँ पे इम्प्रूव कर ली तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो बीमारियां हैं वो क्या होती हैं, अगर कम होती हैं तो उसकी वजह से क्या होने लगता है भाई, उसकी वजह से हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होने लगती है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमेशा से मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, डिसेंट्री, इस जैसी जो समस्या है उन्होंने आज तक ह्यूमन बीइंग को मारा ही है। जैसे सूरत में अगर हम बात करें तो स्मॉल एपिडेमिक आया था 1994 में, जैसे उसने बहुत ज्यादा परेशान किया था लोगों को, ठीक है। डेंगू, चिकनगुनिया जैसी ऐसा हमारे यहाँ आता है। जैसे फेमाइन एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से जो है मोर्टालिटी रेट, मतलब कि
डेथ रेट बहुत ज्यादा मतलब बच्चों की हमने बढ़ते हुए देखी है। फेमाइंस क्यों होता है? क्योंकि फेमाइन आता है कि पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार रहते हैं बच्चे, इस वजह से देखते हैं भाई रेनफॉल नहीं हो रही है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है अच्छा, जिससे कि भाई हॉस्पिटल में ले जाया नहीं जाना हो पा रहा है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कॉलर्स जो है, जैसे अमृता सेन हुई है, ठीक है, और भी स्कॉलर्स जो है, इन्होंने बोला है कि भाई धीरे धीरे क्या होता है कि फेमाइन वर नॉट नेसेसरली ड्यू टू फॉल इन फूड ग्रेन, कि सिर्फ फूड ग्रेन्स की वजह से ही कि भाई आपके यहाँ पे अनाज नहीं पैदा हो रहा है इसीलिए फेमाइन नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्यों होता है? फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट और इनेबिलिटी टू बाय, कि भाई आप खरीद ही नहीं पा रहे, मतलब आपकी जेब में पैसा नहीं है, उस वजह से ये फेमाइन जो है वो इंसान को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। इसीलिए इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, लोगों के पास पैसा आएगा तो कम्युनिकेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से धीरे 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 जो है वो डेथ कम होने लगेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें स्टारवेशन, जो भूख है, वो डेथ का हमारे यहाँ पे कारण है, ठीक है, बैकवर्डनेस की वजह से। इसीलिए बाद में सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ये स्कीम लॉन्च की, जिसमें 1000 मतलब 100 दिन का रोजगार देने का जो है वो वादा किया गया। 100 दिन का रोजगार जो है वो पब्लिक को दिया जाएगा, जिससे कि लोग जो है वो मतलब भुखमरी से तो एटलीस्ट बच सके, ठीक है। वे धीरे धीरे, अनलाइक डेथ रेट, बर्थ रेट हैज नॉट रजिस्टर्ड शार्प फॉल, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे डेथ रेट तो धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन बर्थ रेट तो बढ़ती ही चली गई, क्योंकि जैसे जैसे जो है सोसाइटी अच्छी होने लगेगी तो उस तरीके से जो है डेथ रेट तो कम हो जाएगी, लेकिन अगर एजुकेशन का स्तर इतना नहीं है और लोगों में अवेयरनेस नहीं है तो बर्थ रेट जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हुई, सरकार ने अच्छे नियम कायदे बनाए, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, बच्चों की जो मरने की संख्या है वो कम हुई, ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस, फैमिली साइज पे थोड़ा ध्यान दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर तो ये एक फेज होता है ना भाई पॉपुलेशन का, कि भाई एक समय ऐसा होता है जब कुछ भी नहीं होता है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होती है। एक समय होता है डेथ रेट कम हो जाती है लेकिन बर्थ रेट हाई होती है। एक समय होता है कि एजुकेशन बढ़ने लगती है तो फिर डेथ रेट पर भी और बर्थ रेट पर भी ध्यान दिया जाता है। तो सम टाइम जैसे आंध्र प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, जो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के जितने क्षेत्र हैं, इन्होंने धीरे धीरे फर्टिलिटी रेट को भी जो है वो कंट्रोल किया। अगर हम बात करें तो एवरेज वुमन इन स्टेट में जो है वो 1.7 का मतलब एक रेशियो में जो चिल्ड्रन है उनका मतलब प्रोडक्शन है, विच इज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, लेकिन वो अभी भी रिप्लेसमेंट लेवल के बिलो है, ठीक है। केरला में अगर हम बात करें तो टोटल फर्टिलिटी जो रेट है वो जो है अभी बिलो है रिप्लेसमेंट लेवल के, ठीक है। जिसका मतलब है पॉपुलेशन जो है इज गोइंग टू डिक्लाइन, अभी डिक्लाइन होगी भाई, जब वो रिप्लेसमेंट लेवल के पहुंच जाएगी कि भाई ना मतलब जीरो पे आ जाएगी, कि अब स्टेबल हो चुकी है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, वो लेवल जो है अभी भी हमने नहीं पार किया, अभी भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो हाई है। कुछ स्टेट है जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, यहाँ अभी भी जो है वो बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है, मतलब बहुत बच्चे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें सैंपल रजिस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो 2020 की रिपोर्ट है, इंडिया की जो क्रूड बर्थ रेट है वो 19.5 है, ठीक है, और जिसमें गांव की 21.5 है और अर्बन की 16 के। भाई अभी गांव में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन अभी अर्बन एरिया में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भाई इस सर्वे को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कितना क्या है, ये बस सर्वे थोड़ा बताया गया है, बस आपको मेन इंपॉर्टेंट इसमें टर्म्स याद रखने हैं कि भाई ये पूरा है कि भाई कहाँ पर यहाँ बताया गया है कि कैसे, ठीक है, बर्थ रेट, ठीक है, 24.1 से कहाँ अबव है, तो ये जो पूरा रीजन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला, दिल्ली वाला, यहाँ पे ज्यादा है। सबसे बिलो कहाँ पर 16 तक जो है वो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में भी थोड़ा, वेस्ट बंगाल, ये वाला, मणिपुर, नागालैंड, ये वाला, और ऊपर वाले हिस्से में आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफ के थ्रू आपको चीजें शो की गई है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भाई इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, मतलब अडल्ट कितनी यंग पॉपुलेशन है, ये स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या लोग हैं, सीनियर सिटीजन ज्यादा है, क्या ज्यादा है। तो अगर इंडिया की बात करें तो ये वेरी यंग पॉपुलेशन, भी हमारे यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, तो नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, भाई नए बच्चे हैं, तो हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन, अडल्ट पॉपुलेशन जो है, यंगस्टर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। भाई यूरोप में अब बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं, और जो पुरानी जनरेशन है भाई बूढ़ी होती चली जा रही है, तो वहां पे ओल्ड एज ज्यादा है। तो इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ इंडियन है वो यंग है, और एवरेज जो एज है इज ऑल्सो लेस, कि वो अदर कंट्री से लेस ही, हमारी एवरेज एज जो है वो 15
15 एज ग्रुप का जो है आपको यूथ यहाँ ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट लेवल 42% से लेकर अभी हम बात करें तो यहाँ पर, लेकिन ये कम होता जा रहा है। जैसे 42% हमारे यहाँ 15 एज ग्रुप के लोग थे 71 में, लेकिन अब वो 2011 तक 29% बचे। तो धीरे धीरे अगर हम बात करें तो देखो अभी आपको ज्यादा ही दिखेगी इंडिया की पॉपुलेशन, लेकिन एक ट्रेंड की बात करें तो फिर भी पहले से जो है वो कम है, ठीक है। अगर हम 15 से 59 जो हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और 60 प्लस एज है वो बहुत कम है, मतलब डिपेंडेंसी रेशियो हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा कम है। एज कंपोजिशन इंडिया का जो है वो चेंज होगा 2 डिकेड्स के बाद में, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई धीरे धीरे डिपेंडेंसी वाली चीज जो है वो यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि भाई कैसे ये पूरा का पूरा पिरामिड है, एज पिरामिड है, ठीक है। कैसे 61 से लेके 81 से लेकर ये पूरा का पूरा जो जो है वो चेंज होता हुआ चला गया, ठीक है। मेल और फीमेल का दोनों ही सिचुएशंस को यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर वही है कि एज विद द फर्टिलिटी रेट देयर आर वाइड रीजनल वेरिएशन इन स्ट्रक्चर। अब ऐसा नहीं है जैसे फर्टिलिटी रेट सब जगह अलग है, कहीं ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं कहीं कम हो रहे हैं, वैसे ही जो आपका रीजन मतलब हर इंडिया के हर एक पार्ट में आपका जो है वो ए स्ट्रक्चर अलग है। केरला में अब ए स्ट्रक्चर चेंज हो गया, डेवलप्ड कंट्री जैसा हो चुका है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अब यंगस्टर कम दिखेंगे आपको, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगी, मतलब एक एज ग्रुप के बढ़ते हुए लोग ज्यादा आपको दिखेंगे। वहीं यूपी में बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और दोनों का ही डिफरेंस है कि भाई अब आपको यूपी में सबसे ज्यादा यंगस्टर दिखेंगे क्योंकि वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ है। इस तरीके से आपको एज स्ट्रक्चर जो केरला और यूपी का, जैसे यूपी का और केरला का आपको बिल्कुल अलग अलग यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बायस भी है कि भाई यंगर एज ग्रुप के लिए बहुत बायस रहती है कि भाई, लेकिन इंडिया के लिए बहुत एडवांटेज है। जैसे ईस्ट एशियन इकोनॉमीज है, ठीक है, जैसे आयरलैंड है टुडे, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे यहाँ डिपेंडेंसी रेशियो बहुत कम है। मतलब हमारे यहाँ पे 15 से अगर आप बात करो तो 64 वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, जिससे कि हमारे यहाँ भी वर्किंग डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है, जैसे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई यूरोप जो है वो बुढ़ा होता चला जा रहा है, तो वहां पर इतनी जो है अब लोगों का काम धंधा और मतलब उसमें नहीं है, वो क्या है अब हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह इसमें, तो ये इसमें कंट्रोवर्सी रहती है। भाई बहुत लोग कहेंगे कि नहीं भाई वो लोग सही हैं, उनका एज स्ट्रक्चर चाहिए, अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है ये खराबी है, तो इसमें क्या है हमेशा कंट्रोवर्सी वाली बात है। देन डिक्लाइन ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया, इंडिया में अगर सेक्स रेशियो जेंडर बैलेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हिस्टोरिकली फीमेल्स जो हैं, जैसे अगर हम बात करें पहले वही फीमेल्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, फिर धीरे धीरे जो फीमेल्स है भाई जैसे जैसे पेट्रियार्की बढ़ने लगी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बढ़ने लगी, वैसे वैसे सेक्स रेशियो भी आपको यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब उसमें क्या दिखतेगा ये मेल ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है ये भी डिक्लाइन होता हुआ जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें सो सेक्स रेशियो जो है हमेशा से ही वैसे वुमेन की फेवर में रहा है। जैसे फीमेल पर 1000 मेल की अगर हम बात करें तो मेल्स हैज जनरली बिन समवॉट, ठीक है, हाइयर देन 1000 ज्यादा ही रहा है। इंडिया हैड अ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो फॉर मोर देन अ सेंचुरी, भाई बहुत ज्यादा, जैसे हम बात करें तो 972 फीमेल 1000 मेल्स पे अगर हम बात करें 20 सेंचुरी में हमें देखा तो सेक्स रेशियो हैज बीन डिक्लाइन, ये डिक्लाइन हुआ है 21st सेंचुरी में, लाइक 993, बहुत ही कम जो है वो फीमेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम लास्ट अगर हम पूरा का पूरा ट्रेंड देखें तो यहाँ पर आपको देखेगा 941 से 61 में सेक्स रेशियो था, वो धीरे धीरे 927 पे आ गया। मतलब कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि भाई जब फीमेल्स बहुत ज्यादा थी मेल से, फिर एक समय ऐसा आया कि फीमेल्स का नंबर ही बिल्कुल कम हो गया, और अब धीरे धीरे ये रेशियो जो है वो फिर से क्या आ गया, बढ़ने पे आ गया है, ठीक है। तो अभी जो है वो अवेयरनेस बढ़ रही है, तो फिर से 943 जो सेक्स रेशियो है वो हो गया है। तो ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग था, मतलब वरी का कॉज था कि भाई फीमेल कम होती चली जाएगी तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेमोग्राफर है, पॉलिसी मेकर है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक ड्रास्टिक ये मतलब एक फॉल आना बहुत ही गलत चीज थी। तो ए स्पेसिफिक सेक्स रेशियो जो है वो 1961 से हमने क्या करना शुरू किया, उसको जानना शुरू किया, क्योंकि 1961 में इतनी ज्यादा फीमेल्स की कमी हो गई कि फिर उस पर क्या है काम करना शुरू किया, फिर उसको देखना शुरू किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो 1991 से 2001 तक, ठीक है, फिर हमने धीरे धीरे उसको इंक्रीज करने की कोशिश की कि भाई धीरे धीरे क्या हो, भाई सेक्स रेशियो जो इतना ज्यादा कम हो
चुका है वो क्या हो, इंक्रीज हो और धीरे धीरे बढ़े, तो जिससे कि क्या हो, जिससे कि जो वरी का कॉज है वो खत्म हो जाए। तो स्टेट लेवल अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पर हर स्टेट के हिसाब से जो सेक्स रेशियो कम है वो एक बहुत बड़ा कॉज है वरी का। अगर हम बात करें 9 स्टेट और यूटीज में अगर सेक्स रेशियो की बात करोगे तो अंडर 900 फीमेल है पर मेल पे, ये बहुत कम है भाई, 100 फीमेल्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। हरियाणा में सबसे वर्स्ट सेक्स रेशियो देखा गया है 793, मतलब बाहर से उनको शादी के लिए फीमेल लानी पड़ी, तो ये बहुत ज्यादा कम था। फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पर आपको सेक्स रेशियो यहाँ पे मिला, दमन एंड दीव, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिली। बाकी जो लास्ट स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल है, आसाम है, बिहार है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ नेशनल एवरेज जो है 990, जो कि भी कम है, ठीक है। इवन केरला में जो है कि जो स्टेट बहुत ही बेटर है, वहां पर भी अगर हम बात करें तो सेक्स रेशियो डज नॉट गो वेल, 964, ठीक है। हाईएस्ट अगर सेक्स रेशियो जहां मिलेगा 972, वो अरुणाचल प्रदेश में मिला, ठीक है। तो डेमोग्राफर और जो सोशियोलॉजिस्टों ने कई सारे रीजन बताए सेक्स रेशियो में कि मेन हेल्थ फैक्टर भी है, जो वुमन जो है चाइल्ड बियरिंग एज, अगर हम बात करें वुमन डिफरेंटली फ्रॉम द मैन इन चाइल्ड बियरिंग एज में हेल्थ फैक्टर भी आता है, बहुत सारे रिस्क होते हैं वुमन की लाइफ को, जिसकी वजह से जब वो बर्थ देती है अगर उनको इतना न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा हमें बढ़ती हुई दिखती है। और कई सारे और कारण हैं जैसे स्टीरियोटाइप्स उसके कारण है, बहुत सारे कारण हम यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन ये एक वरी का कॉज दिखा, ठीक है, कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भाई ऊपर सबसे ज्यादा 51 एंड अबव जहाँ पे आपको दिखता है वो ये पिंक में है, 962 से 50 तक की जहाँ पे आपको दिखता है, और बिलो 875, ठीक है, येलो वाला जो पोर्शन, ये बहुत ज्यादा खतरे वाली घंटे वाला एरिया था भाई, ये कैसे, तो इस एरिया में आपको सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो है वो कम दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेक्स रेशियो जो है वो बहुत तेजी से जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, तो सेवरल फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इसके लिए बताए गए कि सिवियर निगलेक्ट, गर्ल जो चाइल्ड है उसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे हायर डेथ रेट थी, स्पेसिफिक अबॉर्शन के भाई पहले ही जान लिया जाता है कि भाई लड़की हो रहा है, लड़का क्यों, लड़का चाहिए सबको, तो लड़का चाहिए, तो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है मतलब गर्ल बेबी को ही मार देना, ये बहुत ज्यादा हो रहा था, तो ये कुछ रीजन है इंडिया में, ठीक है, एक्स पहले ही पता लगाना, तो ये सब चीजों से बहुत ज्यादा होता, तो इसमें रीजनल पैटर्न भी दिखा गया है कि भाई हर रीजन के हिसाब से जितना स्टीरियोटिपिकल सोच है, जितना ज्यादा मतलब डाउनफॉल पे है कोई भी रीजन, उतना ज्यादा वहां पे आपको जो वुमन है उसके साथ गलत देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, इनका हाई पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, एंड द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ दिस स्टेट इज स्टिल लो, कि मतलब इनकम से भी फर्क नहीं पड़ रहा, इनमें तो बहुत ज्यादा इनकम है लेकिन तब भी फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, मतलब कि गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, तो यहाँ पर सिलेक्टिव अबॉर्शन हो रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि भाई अगर एक बेटा है और एक बेटी है तो जैसे हम बेटे को ही ज्यादा पढ़ाना प्रेफर करते हैं, बेटी को नहीं, बहुत सारी चीजें, ठीक है, और समटाइम इकोनॉमिकली प्रॉस्परस जो फैमिली है वहां पर भी यही चीज देखने को मिली, ठीक है। दिस वाज बिकॉज मतलब दिस बिकम पॉसिबल विद द एबिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की वजह से, तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉ बनाए थे कि भाई पहले ही अगर आपको पता चले, क्योंकि हम क्या कर रहे थे कि भाई पहले पता कर रहा कि अगर पहले पता ही नहीं चल रहा है कि मेल हो रहा है या फीमेल हो रही है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड ने और ज्यादा लोगों को वो कर दिया, तो फिर गवर्नमेंट ने उस पर पनिशमेंट लगा दी, फाइन्स लगा दी, आपको पता है, ठीक है, जिसको हमने प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक कहा गया, ठीक है, रेगुलेशन प्रिवेंशन एक्ट, मिसयूज एक्ट, अगर आप ऐसा करते हो तो इसके लिए एक्ट बना दिए गए, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, जिससे कि ये सब चीजें बंद हो जाए, और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके की पॉलिसीज निकाली जिससे कि फीमेल्स जो हैं वो बराबर रहें, ठीक है, और जिससे कि क्या हो, सेक्स रेशियो जो है वो बराबरी पे आ जाए। अब आपकी जो पॉपुलेशन जब हम पढ़ते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है लिटरेसी, लिटरेसी बहुत जरूरी, एजुकेशन बहुत जरूरी है अगर एम्पावरमेंट चाहिए, ठीक है, मोर लिटरेट अगर पॉपुलेशन होगी तो उसके पास करियर ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा होंगे, नॉलेज अच्छी होगी, हेल्थ अवेयरनेस होगी, लिटरेसी से कल्चर भी इंप्रूव होगा और एक सोसाइटी भी अच्छे से काम करेगी। लिटरेसी लेवल से जो है वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंसी के बाद हमारा जो है वो इंप्रूव हुआ है, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ अवर पॉपुलेशन अब लिटरेट है, पहले सिर्फ 16% पॉपुलेशन लिटरेट थी जो कि बहुत ही गलत चीज थी, बट इंप्रूवमेंट जो लिटरेसी है वो उसको अपने साथ स्ट्रगल भी लेके आई है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है,
तो उसके साथ में जो मतलब लिटरेसी है वो उतनी तेजी से बढ़ नहीं पा रही है, जो कि बढ़ानी है, ठीक है। जेंडर के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग भी लिटरेसी जो है वो अलग अलग है भाई हर एरिया में, कि जो लिटरेसी रेट है वुमन की वो अभी भी 16.3% है, जो मेल से बहुत ज्यादा लेस है, जिसको बढ़ाने की बहुत जरूरी है। फीमेल लिटरेसी लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अगर हम बात करें धीरे धीरे जैसे जैसे फीमेल लिटरेसी बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। अब इस लिटरेसी को लेकर भी, इवन कास्ट को लेकर भी, कि लिटरेसी रेट सोशल ग्रुप्स में भी जो है वो वेरी करती है। जैसे एससी एसटीज के पास अभी भी उतना लिटरेसी नहीं है, रीजन के हिसाब से भी बहुत वेरी करती है। जैसे केरला में आपको पता है कितना ज्यादा लिटरेसी रेट है, ठीक है, और बिहार कितना लैक कर रहा है। तो रीजन के हिसाब से, पेरेंटिंग के हिसाब से, मनी के हिसाब से ये जो है वो क्या करती है, वेरी करती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन लिटरेसी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा पॉपुलेशन में हम क्या चीज देखते हैं, रूरल अर्बन डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं कि जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अभी भी इंडिया की कहाँ रह रही है, भाई रूरल एरिया में रहती है। तो ये भी एक है कि भाई हमारे जैसे किसी भी कंट्री में रूरल और अर्बन एरिया होता है, तो हमारे अभी भी पॉपुलेशन को देखा जाए कि भाई सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, तो वो रूरल एरिया में पॉपुलेशन है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पीपल आर लिविंग इन रूरल एरिया, बट पॉपुलेशन और अर्बन एरिया जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब रूरल एरिया में अगर 68.8% पॉपुलेशन रह रही है, तो 31.2% जो है वो कहाँ पर है, अर्बन एरिया में। लेकिन ये ट्रेंड धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जो रूरल एरिया है वहां से लोग जो है वो शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई उनको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर हमारे यहाँ जो है वो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है कंट्री में, ठीक है। हमारा अगर बात करें तो 1/6 ऑफ द जो हमारी जीडीपी का है वो यहाँ से आता है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे काम कर रही है। पर ये ट्रेंड जो है वो जैसे जैसे बिजनेस, ट्रांसपोर्ट चीजें चेंज होती जा रही हैं, और ये ट्रेंड भी जो है वो चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जो है मास मीडिया, कम्युनिकेशन, नए नए जो अर्बन लाइफस्टाइल को बढ़ रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो अब गांव और शहरों का डिफरेंस जो है अब वो डिफरेंस नहीं रहा, वो खत्म होता चला जा रहा है। जैसे जैसे मास मीडिया और कम्युनिकेशन बढ़ रही है, तो अर्बन लाइफस्टाइल को जैसे टीवियों पे दिखाया जाता है तो लोग वो देख रहे होते हैं। इवन गाँव में भी अब लोग वही फॉलो कर रहे हैं जो अर्बन एरिया में, वही खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये एक तरीके से जो गैप है वो क्या हो रहा है, वो खत्म होता चला जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता चला जा रहा है, टाउन और सिटी जो है वो गांवों से पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर रही है, और गांव से पॉपुलेशन कहाँ आती जा रही है, शहरों में आती चली जा रही है, ठीक है। शहरों में आ रही है, जिससे जो रिसोर्सेज हैं वो जो है शहरों में क्या है, खत्म होती चली जा रही है। तो कॉमन रिसोर्सेज है, जो पुअर पीपल है, अब उनको सर्वाइव करना है, उनके पास अब जमीन ही नहीं है, तो ये रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेट बनती जा रही है, क्योंकि और रिसोर्सेज खत्म हो रही है। क्योंकि जो प्राइवेट लोग हैं, जैसे जैसे शहरीकरण होता है, कुछ ही लोगों के पास इनकम है, अपॉर्चुनिटीज है, तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर रहे हैं, अपने कब्जे में कर रहे हैं, ठीक है। और तो अपॉर्चुनिटी खत्म होती जा रही है। समटाइम्स सिटी जो है वो प्रेफर्ड फॉर सोशल रीजन से भी लोग सिटीज को प्रेफर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो गांव से शहरों में लोग क्यों जा रहे हैं, पहला तो है जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से, दूसरा है कि भाई गांव में भी साहूकार है जिन्होंने जमीनें लेके रखी है, तो उनको भैया क्या करना है, दूसरे शहर में अच्छे से जॉब मिल जाएगी। क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें शहरों में आप इंटरेक्ट करते हो, शहरों में सोशल ऐसा नहीं होता कि भाई कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है, गांव में बहुत ज्यादा चल रहा होता है, इवन अपॉर्चुनिटी की वजह से। तो ये पॉपुलेशन जो है वो फ्लो करती हुई जा रही है। अर्बनाइजेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, सिटीज बढ़ती चली जा रही है, सिटीज बढ़ रही है, स्मॉल टाउन्स बढ़ रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। अब पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, इंडिया में अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन को लेके गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसीज, कई सारे प्रोग्राम, कई सारे प्लान जो है वो बनाती चली आ रही है। अगर इंडिया की बात करें तो फर्स्ट कंट्री है जिसने एक्सप्लिसिटली अनाउंस करी थी 1952 में पॉलिसीज के भाई कई सारी पॉलिसीज यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे हमारी पॉलिसीज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी बच्चे पैदा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है इसका, स्लो डाउन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, की जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है वो स्लो डाउन हो, लोगों को अवेयरनेस हो, ठीक है, जिससे कि हेल्थ स्टैंडर्ड, ठीक है, लाइफ सब कुछ क्या हो, इंप्रूव होता हुआ चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट गोल्स हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी के, भाई क्या क्या, क्यों नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च करी, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है कि भाई गवर्नमेंट भी इनिशिएट लेती रहती है टाइम टू टाइम, जिससे क्या हो, जिससे कि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहे, जिससे कि क्या हो, जिससे फैमिली प्लानिंग अगर होगी तो उससे जो
जो आपका कंट्री है वो अच्छे से रन कर सके। लेकिन फैमिली प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा खराब हुई जब नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा दी, ठीक है। तो नॉर्मल रेट से भी बहुत ज्यादा क्या हुआ, मतलब जो एक नॉर्मल पेस चल रहा था वो बिल्कुल खराब हो गया, ठीक है। नॉर्मल पार्लियामेंट्री या लीगल प्रोसीजर जो है वो, क्योंकि इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी एक वो फेज होता है जब गवर्नमेंट का जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हो जाते हैं वो सब कुछ ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, और स्पेशल लॉज और ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट जो है, जो पार्लियामेंट है, मतलब एक तरीके से उसकी सुनी नहीं जाती है और अपनी मनमानी जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है या प्रेसिडेंट के उसमें चलाने लगता है। तो इस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटेंसिफाई द एफर्ट, मतलब इतना ज्यादा नसबंदियां करवाई, बहुत ज्यादा, कि भाई फैमिली प्लानिंग का मतलब है धीरे धीरे लोग अवेयर हो, समझे और यहाँ पर क्या हो, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोके। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन कराया गया, ठीक है, वेसिटोमी कराई गई, ठीक है, फोर्सफुली टिबेक्टोमी वुमन के लिए, कि भाई नसबंदियां वुमन और मेन में कराई, जैसे फोर्सफुली जो हो क्या हो जाए, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए। तो ये एक फेज था जो कि बहुत ज्यादा खराब था, ठीक है। मैसिव प्रेशर था यहाँ पर लोगों के ऊपर, ठीक है, कि भाई पॉपुलेशन जो है वो कम, तो स्कूलों में कैंप लगाए गए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर की गई, ठीक है। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसके बाद दोबारा इसको नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आफ्टर इमरजेंसी इसका नाम चेंज किया गया, जिसका थोड़ा पर्सपेक्टिव बड़ा रखा गया, ठीक है, कि भाई आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। न्यू गाइडलाइंस बनाए गए, ठीक है। नेशनल जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 थी, ठीक है, उसका पार्ट बना के 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी लेके आई, ठीक है, जिससे कि और ज्यादा अच्छे से जो है वो फैमिली प्लानिंग हो सके और ज्यादा अच्छे से। तो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन के लिए कई सारी चीजें की हैं, बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन जो है हमेशा गवर्नमेंट जो रही है कि भाई अवेयरनेस लोगों में फैलाने की कोशिश की है। लेकिन ये अवेयरनेस कब ही आ पाएगी, जब गवर्नमेंट भी इस पे काम करेगी, मतलब सॉरी सिटीजन्स भी इस पे काम करेंगे। हिस्ट्री जो है इंडियन नेशनल फैमिली की वो क्या सिखाती है कि भाई गवर्नमेंट कितना भी कर सकती है, लेकिन वो चेंज किस पे करेगा, कि उस देश की कंडीशन क्या है, सोशली वो देश कितना ग्रोथ में है, इकोनॉमिकली कितना है, कल्चरली कितना वो देश कितना ग्रोथ कर रहा है अपने, उसी पर डिपेंड करेगा। कि भाई अगर आप गांव में कितना भी सोचो इंप्रूवमेंट करने की, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि भाई वहां का कल्चर कैसा है, वहां की इकोनॉमी कैसी है। तो आप इंडिया को दोष नहीं दे सकते, इंडिया में जो हमेशा से कल्चर रहा है, धीरे धीरे हम इंप्रूव कर रहे हैं और हम इंप्रूव करेंगे। एकदम से कोई चीज नहीं बदलती है, ठीक है। एकदम से कोई बच्चा हमेशा से पढ़ता ही नहीं था, उसको पढ़ाओगे तो नहीं वो पढ़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे कंडीशन चेंज होती है। तो गवर्नमेंट अपना ट्राई करेगी बेस्ट, लेकिन जब तक पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता।